हाय बच्चों, अपन ने इस चैप्टर के 2 लेक्चर ले लिए हैं। 2 लेक्चर के अंदर अपन ने पहले क्या पढ़ा, पुष्प के संरचना के बारे में पढ़ा। उसके बाद में पुंकेसर की संरचना पढ़ी, परागकण पढ़े। उसके बाद में स्त्री केसर पढ़ा, उसमें मादा युग्मकोद्भिद पढ़ा। उसके बाद में अपन ने शुरू किया था परागण। ठीक है, परागण के अंदर अपन क्या क्या पढ़ा? 3 टाइप का परागण होता है। कौन सा? स्वपरागण, सजात पुष्पी परागण और पर परागण। स्वपरागण क्या होता है? जिसके अंदर एक ही पुष्प के पुंकेसर से वर्तिकाग्र की ओर परागकणों का स्थानांतरण होता है, उसको स्वपरागण कहते हैं। उसके बाद में सजात पुष्पी परागण, जिसमें समान पादप के अलग अलग पुष्प से परागकणों का स्थानांतरण होता है वर्तिकाग्र पर, उसको सजात पुष्पी परागण कहते हैं। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था पर परागण, जिसके अंदर दोनों अलग अलग प्लांट्स होते हैं। उसके अंदर अपन ने क्या पढ़ा था कि जो अलग अलग प्लांट्स है उससे का एक का वर्तिकाग्र दूसरे के परागकण को के पास में जाता है परागणकारी, और परागकण वर्तिकाग्र पर जाकर परागण होता है, उसको बोलते हैं पर परागण। ठीक है, यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया। तो अब परागकण के अंदर आगे अपन कंटिन्यू करेंगे। अजीवीय कारक, जो वायु या पानी, अबायोटिक एजेंट, विंड एंड वाटर। उससे सबसे पहले अपन पढ़ते हैं वायु। मतलब हवा के द्वारा कैसे परागकण स्थानांतरण होते हैं एक जगह से दूसरी और जब परागकण वायु द्वारा होता है उस समय परागकण कैसे होते हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये अपन पढ़ेंगे। ठीक है, यह परागण एक सर्वाधिक सामान्य अजीवी कारक है। अजीवी कारक मतलब इसके अंदर कोई जीवन नहीं है। अपने को पता है वायु वगैरह, पानी, ये सब अजीवी कारक होते हैं। परागित पुष्प में प्राय प्रत्येक अंडाशय में एक अकेला बीजांड, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वायु द्वारा जो परागण होता है उसके अंदर अंडाशय के अंदर एक अकेला बीजांड होता है तथा एक पुष्प क्रम में असंख्य पुष्प गुच्छ होते हैं। ये देखो, एक पुष्प क्रम में असंख्य पुष्प गुच्छ होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल भुट्टा, कॉर्नकॉम, इसमें खुदने या टेसल्स जो देख रहे हो, ये वर्तिकाग्र, ये वर्तिकाग्र और वर्तिका है, ये बहुत सारी होती है, बहुत सारी। जैसे कि आपको इस साइड में दिख रहा है, वायु परागित पादप संगनित पुष्प क्रम में स्पष्ट रूप से अनावर्त पुंकेसर को दर्शाया हुआ है इस डायग्राम के अंदर। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, जिसके अंदर क्या दिखा रहा है कि बहुत सारे, देखो, वर्तिकाग्र और वर्तिका है। ठीक है, उसके बाद में जो हवा में झूमते हुए ताकि परागकणों को आसानी से पकड़ सके। घासों में वायु परागण शर्त सामान्य, मतलब एग्जाम्पल, सबसे कॉमन एग्जाम्पल है वायु परागण का घास, सबसे इंपॉर्टेंट। वायु परागण, यदि आपको पूछे वायु परागण क्या है और सबसे सामान्यतः किसमें पाया जाता है, वो किसमें पाया जाता है? घास में। किसमें? घास में, सबसे इंपॉर्टेंट। दूसरा उदाहरण भुट्टा दे सकते हो। ठीक है, ये जैसे कि है, ये ऐसे हवा में ऐसे फैल जाते हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट, घास के अंदर ये पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट, पुष्प परागणों। पुष्प परागों की अधिकतम मात्रा उत्पन्न करते हैं। अब इसके अंदर ये वाला पॉइंट क्या कह रहा है कि जो वायु परागण होता है इसमें परागकणों की संख्या बहुत ज्यादा उत्पन्न होती है। क्यों होती है? कि इसका कोई फिक्स नहीं है कि परागण होगा ही होगा। हवा के अंदर बहुत सारे परागकण फैलेंगे तभी कुछ ना कुछ इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी कि कोई परागकण जाकर किसी वर्तिका के ऊपर जाकर गिरे। यदि 1-2 परागकण ऐसे गिरेंगे तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा कि प्रोबेबिलिटी, जो मतलब कंडीशन, ऐसी कंडीशन नहीं है कि उसके अंदर जाके गिरेगा ही गिरेगा। तो अपने को जितनी ज्यादा संख्या के अंदर परागकणों की संख्या होगी उस कंडीशन के अंदर परागकणों को वर्तिकाग्र पर जाकर गिरने की संभावना बढ़ जाएगी। इसलिए यहाँ पर परागकणों की मात्रा अधिकतम मात्रा में उत्पन्न होती है। परागकण हल्के चिपचिपाहट रहित होते हैं। क्या होते हैं? चिपचिपाहट रहित होते हैं।
ताकि हवा के झोंकों के साथ में संचरित हो सके। इंपॉर्टेंट है, देखो एक तो अधिकतम, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अधिकतम मात्रा में उत्पन्न होने चाहिए, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या होने चाहिए, हल्के होने चाहिए, क्या होने चाहिए, हल्के। और क्या होने चाहिए, चिपचिपे नहीं होने चाहिए, क्या होने चाहिए, चिपचिपाहट रहित, चिपचिपे नहीं होने चाहिए, ताकि आसानी से हवा के अंदर बहाव में प्रसारित हो सके। वृहद पिच वर्तिकाग्र युक्त होते हैं, ताकि आसानी से वायु के उड़ने वाले परागणों को, मतलब जो वर्तिकाग्र है जितना बड़ा होगा, परागण के आने की संभावना उस पर उतनी ज्यादा होगी। तो वर्तिकाग्र एक तो बड़ा होना चाहिए, ठीक है। उड़ते हुए परागण आबद्ध किया जा सके, मतलब आकर इसको अटैच हो सके या जुड़ सके या चिपक सके, ठीक है। और ये वर्तिकाग्र चिपी होनी चाहिए इसकी, ताकि आकर इसमें चिपक सके, ठीक है। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। पानी के द्वारा परागण, अपन ने पहले पढ़ा वायु के द्वारा परागण, उसके अंदर क्या होता है अपन ने पढ़ा कि परागण कैसे होने चाहिए, उनकी संख्या कितनी, बहुत अधिक संख्या में होने चाहिए, और उनकी जो स्ट्रक्चर है वो हल्का होना चाहिए, चिपचिपाहट रहित होना चाहिए, और वर्तिकाग्र है वो बृहद होना चाहिए, पिच्छाकार होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ताकि उस पर परागण आसानी से आकर उसके ऊपर गिर सके, ठीक है। पानी के द्वारा परागण, पानी के द्वारा परागण, इसके अंदर अपन देखेंगे कि कैसे पानी के अंदर परागण होता है। ये काफी दुर्लभ होता है, अपन ने वायु वाला पढ़ा तो वो काफी सामान्य होता है, और जल वाला काफी दुर्लभ होता है। ये लगभग 30 वंशों तक सीमित है, मतलब बहुत कम पादपों में पाया जाता है। यह भी अधिकतर एक बीजी पौधों में, वायु वाला था अपन ने घास एग्जाम्पल लिया था, वो भी एक बीजी था, और ये भी एक बीजी पौधों में पाया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उदाहरण के लिए वेलिस्नेरिया, हाइड्रिला, जोस्टेरा, जिसको समुद्री जलीय घास आदि कहते हैं। एग्जाम्पल को तो डायरेक्ट हेडिंग के नीचे लिख दो, वेलिस्नेरिया, हाइड्रिला, जोस्टेरा, वेलिस्नेरिया, हाइड्रिला, जोस्टेरा, जिसको जोस्टेरा का दूसरा नाम है समुद्र जलीय घास, ठीक है। लेकिन निम्न पादप समूह में नर युग्मकों के परिवहन का नियमित साधन जल ही है, मतलब जो निम्न पादप थे जैसे कि ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, तो ब्रायोफाइटा के अंदर भी जो नर युग्मकों का परिवहन है वो किसके द्वारा होता था, जल के द्वारा ही होता है। कुछ ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा का विस्तारण केवल इसलिए सीमित था क्योंकि नर युग्मकों के परिवहन के लिए क्या चाहिए था, निषेचन के लिए जल चाहिए था, और यदि जल नहीं मिलता तो वो परागण नर युग्मकों का क्या स्थानांतरण नहीं हो पाता था। इस कंडीशन के अंदर आगे रिप्रोडक्टिव प्रोसेस नहीं हो पाता था, जिसके कारण आगे उसकी पीढ़ी नहीं चल रही थी, इसके कारण इसका जो सीमित विस्तारण सीमित ही रह जाता था। वेलिस्नेरिया में मादा पुष्प एक लंबे डंठल व्रंत द्वारा जल की सतह पर आ जाते हैं, ये देखो जल की सतह पर आ जाते हैं वेलिस्नेरिया में। नर पुष्प या परागकण जल की सतह पर अवमुक्त हो जाते हैं और यह जल के प्रवाह के द्वारा लाए जाते हैं और मादा पुष्प तक पहुंच जाते हैं। ये देखिए, ये ऐसे नर पुष्प है, वो जल की सतह पर ऐसे तैरते रहते हैं और क्या करते हैं, और इस प्रकार से वर्तिकाग्र जो मादा पुष्प है उसके पास में ऐसे पहुंच जाते हैं और परागण हो, ये क्या हो गया, जल द्वारा परागण हो गया, ठीक है। वेलिस्नेरिया में जल द्वारा परागण हो गया। ये कीट द्वारा परागण जो अपन आगे पढ़ेंगे। समुद्री घासों में मादा पुष्प जल के सतह के नीचे ही जल में डूबा रहता है। परागकण लंबे फीते जैसे होते हैं और इनके जल के अंदर ही अवमुक्त किए जाते हैं तथा यह वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं। समुद्री घास किसका एग्जाम्पल था, अभी अपन ने पढ़ा था समुद्री जलीय घास किसका एग्जाम्पल था, पानी के द्वारा परागण का एग्जाम्पल था, ठीक है। जल परागित अधिकतर प्रजातियों में परागकणों को पानी के भीतर गीले श्लेष्मक आवरण द्वारा
सुरक्षित रखा जाता है। जो परागकण है उसके ऊपर एक लेयर लगी हुई रहती है, ये परागकण है इसके ऊपर एक लेयर लगी हुई होती है, जिसको क्या बोलते हैं, श्लेष्मक आवरण। क्या बोलते हैं, ये एक श्लेष्मक आवरण उपस्थित होता है, किसके चारों ओर, परागकण के चारों ओर। ठीक है, वेलिस्नेरिया है जिसके फीते के अनुमानी वर्तिकाग्र होते हैं, सतह पर पहुंचे हुए रहते हैं। नर युग्मक या फिर नर पुष्प होता है, वो पानी के बहाव के साथ में आकर जिसके पास में पहुंच जाता है, जिससे परागण पूरा हो जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट, पानी के द्वारा परागण के अंदर आगे पॉइंट है सभी जलीय पौधों में जल के परागण के लिए उपयोग में नहीं लाते हैं। मतलब कि जरूरी नहीं है कि जितने भी जलीय पादप है वो सारे के सारे जल द्वारा ही परागण करे। अधिकांश जलीय पुष्प जैसे कि वाटर हाइसिंथ, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, वाटर हाइसिंथ पाया पानी पर जाता है, परंतु इसके अंदर परागकण है वो जल द्वारा नहीं होता है। वाटर लिली, नाम है वाटर लिली, परंतु इसके अंदर भी जल के द्वारा परागण नहीं होता है। ये दोनों ऐसे में वायु और कीट के द्वारा परागण होता है। ठीक है, पानी की सतह पर पैदा होते हैं और इसका परागण कीटों एवं वायु के से होता है, जैसा कि अधिकतर थलीय पादपों में होता है। जो अपन ने आगे पहले पढ़ा कि मोस्ट ऑफ जो थलीय पादप है उसके अंदर जो जल परागण है वो किसके द्वारा होता है, वायु के द्वारा और कीटों के द्वारा होता है। वायु एवं जल से परागित पुष्प ना तो बहुत रंग युक्त होते हैं, ना ही मकरंद पैदा करते हैं। ये कौन सी बला है, मकरंद। मकरंद एक फूड होता है जो मतलब कीटों को उपहार के रूप में दिया जाता है। मतलब कीट उसको मकरंद को खाने आते हैं, उस कंडीशन के अंदर वो जो परागकण उसके ऊपर चिपक जाते हैं और वो दूसरे फूल पर जाते हैं, तो वहां पर वो परागकण उस पर चले जाते हैं। इसको मकरंद कहते हैं, जो खाने के लिए होता है पुष्प में। ठीक है, और रंग युक्त, अब मैंने पहले बताया था जो पुष्प होता है वो क्या होता है, उसकी पंखुड़ियां होती है वो रंगीन होती है। ये रंगीन क्यों होती है, क्योंकि ये जब रंगीन होगी तभी ये किसको आकर्षित कर पाएगी, ये कीटों को आकर्षित कर पाएगी। यदि ये रंगीत नहीं होगी तो कीट आकर्षित नहीं हो पाएंगे। इसलिए कीटों के द्वारा परागण होने वाले पुष्प मोस्ट ऑफ रंग युक्त होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, बायोटिक एजेंट। अबायोटिक एजेंट हो गया, अब पढ़ेंगे अपन बायोटिक एजेंट, मतलब जीवीय। अभी पढ़ा अपन अजीवीय, अजीवी के अंदर क्या क्या पढ़ा अपन, वायु और जल पढ़ा। अब आता है जीवीय, जिसके अंदर आएगा कीट पतंग। ठीक है, द्वितीय पुष्पीय पादप, अधिकतर पुष्पीय पादप परागण के लिए प्राणियों को परागण कर्मक कारक के रूप में उपयोग करते हैं। मतलब कीटों को मधुमक्खी, भौरे, तितलियां, बर, चींटियां, सलभ, कीट, पक्षी, सखोरा तथा गुंजन पक्षी, चमगादड़, वानरगण के प्राणी, लीमर, वृक्षवासी, शाखाचारी, कृतक, सरीसृप जैसे कि छिपकली वगैरह इत्यादि। ये सब क्या होते हैं, ये कीटों द्वारा परागण जो है, उसी प्रकार से ये सब जो है परागण में सहायक होते हैं। ठीक है, कीट पतंगों द्वारा परागण एंटोमॉर्फिली, मधुमक्खी प्रधान जीवीय परागण को कर्मक कहते हैं। मतलब इसमें कीट पतंगों द्वारा परागण होता है, जो मतलब कीट है वो इसमें परागण में सहायक होते हैं। जैसे कि भौरा दिखाया गया है, इस पुष्प को परागण कर रहा है, मधुमक्खी द्वारा परागण हो रहा है। प्राय प्राणी परागित पादपों में पुष्प एक विशिष्ट प्रजाति के प्राणी के लिए विशिष्ट रूप से अनुकूलित होते हैं। मतलब
इस लाइन का कहने का मतलब ये है कि कुछ ऐसे पादप होते हैं जिसके पुष्प विशेष प्रकार की प्रजाति के कीटों पर भी निर्भर होते हैं, मतलब स्पेसिफिक विशिष्ट ऐसा कीट ही होगा वही उसको परागित करेगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी आकर उसको परागित कर देगा। स्पेसिफिक मतलब कीट होगा, वो स्पेसिफिक पादप को परागित कर पाएगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ये वाला डायग्राम देखो, एनसीईआरटी का डायग्राम है जिसके अंदर भ्रमक है एक, जो एक विशेष प्रकार के पुष्प को परागित कर रहा है। ठीक है, कीट परागित पुष्प के लक्षण। अधिकतर कीट परागित पुष्प बड़े, रंगीन, सुगंध, मकरंद से भरपूर होते हैं। मकरंद और परागण कण फूलों द्वारा प्रदत्त आम पारितोषित है। मैंने अभी आपको बताया था कि पारितोषित मतलब क्या होता है, एक गिफ्ट है, उपहार है, जो मतलब परागण के रूप में जब करते हैं तब उसको कीटों को दिया जाता है। ऐसे डायरेक्टली अपन सोच सकते हैं कीट है जो पुष्प या शहद वगैरह या जूस वगैरह चूसने आते हैं, उसके साथ में क्या जो परागकण है उसके शरीर के ऊपर चिपक जाते हैं। ठीक है, चिपचिपे होते हैं इसलिए चिपक जाते हैं, फिर वो एक पुष्प से दूसरे पुष्प के ऊपर जाते हैं, तब वो वही परागकण क्या उसके वर्तिकाग्र पर गिर जाते हैं और परागण हो जाता है, और जो कीट है उसको क्या मिल जाता है, उससे मकरंद मिल जाता है। इसलिए इसको कहा गया है कि मकरंद को क्या कहा गया है, पारितोषित। मकरंद पारितोषित। ठीक है, कैसे होते हैं, पुष्प बड़े होते हैं, रंगीन, पूर्ण सुगंध युक्त और मकरंद। जब पुष्प छोटे होते हैं तो अनेक पुष्प एक पुष्प वृंत गुच्छे के रूप में, मतलब एक समूह के रूप में होकर अधिक उभर आते हैं। मतलब छोटे पुष्प होंगे तो कीटों को दिखेंगे नहीं, तो क्या करते हैं कि जो अधिक छोटे छोटे पुष्प है वो एक गुच्छे के रूप में उपस्थित होते हैं, जिसके कारण वो कीटों को आसानी से दिख जाते हैं और उस कंडीशन के अंदर परागण करने में आसानी होती है। मक्खियों एवं बीटलों में परागणित होने वाले पुष्प मलिन गंध स्रावित करते हैं, जिससे ये प्राणी आकर्षित होते हैं। मतलब एक खुशबू निकलती है जिसके कारण वो इसको आकर्षित करते हैं। परागकण साधारणतः चिपचिपे होते हैं। ये वाला पॉइंट मैंने अभी आपको बोला कि परागकण होता है वो चिपचिपे होते हैं। क्यों चिपचिपे होंगे, तभी तो वो परागकण, जैसे कि ये परागकण है, ये कीट है, ये परागकण जहाँ पे पुष्प गए वहां पे यहाँ पे ऐसे चिपक जाएंगे, पैरों पे, शरीर पर। अभी एक पुष्प से पुष्प नंबर 1 से पुष्प नंबर 2 पर जाएंगे। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होंगे, यहाँ पर पैर रखेंगे, पहले यहाँ से ये गए, फिर ये यहाँ पर छोड़ देंगे। इस कंडीशन में क्या हुआ, जो यहाँ के परागकण थे वो यहाँ पर चले गए। ठीक है, जब प्राणी परागकोश और वर्तिकाग्र के संपर्क में आता है तो इसके शरीर पर परागकणों का एक आवरण सा चढ़ जाता है। जब परागकण से लिप्त प्राणी वर्तिकाग्र के संपर्क में आता है तो यह परागकण परागण पूरा करता है। ठीक है, जैसे मैंने बोला यहाँ पर आया तो यहाँ पे बहुत सारे परागकण थे, इसके शरीर पर आ गए, और जब ये दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र के पास में गया तो यही परागकण वापस किस पे, इस पर चले गए। ठीक है, इस कंडीशन के अंदर ये क्या हो गया, परागण हो गया। कुछ पुष्प प्रजातियों में यह पुरस्कार अंडा देने मतलब पुष्प के अंदर कीट अपना अंडा दे देता है। ठीक है, सुरक्षित जगह, मतलब पुष्प के अंदर अंडा देगा तो सुरक्षित होना ही है, क्योंकि एक मतलब ऐसा पैक रूम की तरह पुष्प है, उसके अंदर यदि वो अंडा दे देगा तो ऑटोमेटिकली वो सुरक्षित होगा। उदाहरण के लिए एमोरफोफिलस जो लगभग 6 फुट ऊंचा होता है, इसका पुष्प एमोरफोफिलस
लस। एग्जाम्पल इंपोर्टेंट है, एमोरफोफिलस का जो पुष्प है वो 6 फीट ऊंचा लंबोत्तर पुष्प होता है। तो उसमें क्या होता है, जो पुरस्कार के रूप में मकरंद न होकर अंडा देने के लिए सुरक्षित जगह उपलब्ध कराई जाती है। कीट परागित पुष्प के लक्षण, शलभ प्रजाति, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शलभ प्रजाति एवं युका पादप बिना एक दूसरे के अपना, जो शलभ है और दूसरा क्या है, युका पादप, बिना एक दूसरे के अपना जीवन चक्र पूरा ही नहीं कर पाते हैं, जीना मरना एक साथ। ठीक है, तो जो शलभ है और युका पादप है, इनका जीना मरना एक साथ वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है कि मतलब ये दोनों आपस में साथ में होंगे तभी अपना जीवन चक्र पूरा कर पाएंगे। इसमें शलभ अपने अंडे पुष्प के अंडाशय के कोष्ठक में देती है। कहाँ देते हैं, अंडाशय के कोष्ठक में, जबकि इसके बदले में वह शलभ द्वारा परागित होता है, मतलब उसका परागण होता है। शलभ का लार्वा अंडे के से बाहर तब आता है जब बीज पूरा विकसित हो जाता है तब तक, और लार्वा को पोषण भी कहाँ मिलता है, वहीं पर मिल जाता है। बहुत सारे कीट भ्रमणकर्ता बिना परागण किए पराग में मकरंद भक्षण कर लेते हैं, मतलब चोर जैसे क्या कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ ये होता है कि जो परागकण है वो वहां पर ट्रांसफर होता है उसके रूप में और मकरंद ले लेते हैं। परंतु कुछ ऐसे भ्रमक भी होते हैं, चोर ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, खाना तो ले लेते हैं पर परागकण नहीं करते हैं। ठीक है, अतः ऐसे अंगतुंगो भ्रमण कार्यों को परागण, मकरंद दस्यु या फिर रॉबरी मतलब चोरी करना कहते हैं। मतलब ये क्या करेंगे, मकरंद को तो ले लेंगे परंतु परागण नहीं करते हैं, इस कंडीशन को बोलते हैं पोलन नेक्टर रॉबरीज कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? कोई भी डाउट हो कमेंट कर देना। क्लासेस अभी रिकॉर्डेड चल रही है, जब लाइव होगी तब आपको नोटिस दे दिया जाएगा। ठीक है, आउटब्रीडिंग डिवाइस। आउटब्रीडिंग डिवाइस क्या होता है, एक तो हो गया वो पॉलिनेशन हो गया, और दूसरी कंडीशन में अपन देखते हैं क्या होता है, उभयलिंगी पुष्प स्वपरागण में जा सकते हैं। निरंतर स्वपरागण, एक मिनट, निरंतर स्वपरागण के फलस्वरूप प्रजनन में अंत प्रजनन अवसाद होता है। मतलब इसके अंदर अंत अवसाद क्या होता है, मतलब अब इसके अंदर बार बार स्वपरागण के कारण क्या हानिकारक जीन आने लग जाएंगे या तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, उत्पादन घट जाएगा, उसको बोलते हैं अंत प्रजनन अवसादन। क्योंकि बार बार प्रजनन के कारण क्या हुआ, इसके अंदर विभिन्नताएं आना बंद हो गई, क्योंकि बार बार प्रजनन हो रहा है। इस कंडीशन में अपने को क्या करवाना पड़ेगा, पर परागण करवाना पड़ता है। पुष्पीय पादपों में बहुत सारे ऐसे साधन या उपकरण विकसित कर लिए हैं जो स्वपरागण को हतोत्साहित एवं पर परागण को प्रोत्साहित करते हैं। मतलब अपन क्या करेंगे, स्वपरागण को तो रोक देंगे, को क्या करेंगे, रोक देंगे, और पर परागण को करा देंगे अपने खुद द्वारा, मानव द्वारा पर परागण करा दिया जाएगा। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन हतोत्साहित और क्रॉस पॉलिनेशन पर परागण को प्रोत्साहित करते हैं। समकालिता को टालना, कैसे, समकालिता अपन ने पढ़ा था कि यदि स्वपरागण करवाना है तो क्या करना पड़ेगा, स्वपरागण करवाना है तो अपने को क्या करना पड़ेगा कि जो परागण का परिपक्वन है, स्फुटन है, उसी समय वर्तिकाग्र भी एक्टिव होने चाहिए परागणों को एक्सेप्ट करने के लिए। यदि ऐसी कंडीशन आ जाए कि मतलब जब वर्तिकाग्र मैच्योर हो रहा है तो परागकणों का स्फुटन नहीं हो रहा है, या फिर परागण का स्फुटन हो रहा है, उस समय क्या कर रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा,
कि स्वपरागण की कंडीशन नहीं हो पाएगी और स्वपरागण नहीं हो पाएगा। ठीक है, यह वर्तिकाग्र के तैयार होने से पहले ही पराग अवमुक्त कर दिए जाते हैं, फिर परागणों के झड़ने से काफी पहले ही वर्तिकाग्र आग्रह बन जाता है, स्वपरागण को रोकता है। या तो मान लो कि परागण पहले परागण स्फुटन हो जाए और परागण पहले निकल जाए, और या फिर क्या होगा, पहले वर्तिकाग्र मैच्योर हो जाए तो दूसरे परागण आकर उसको परागित कर दे। परागकोश एवं वर्तिकाग्र भिन्न स्थानों पर उपस्थित हो। अपन ने पढ़ा था स्वपरागण के लिए कि जो वर्तिकाग्र है और जो परागकण परागकोश है वो पास पास में हो, पास पास में होंगे तब क्या होगा, स्वपरागण होगा। यदि अपन इनको दूर दूर कर ले, ऊपर नीचे कर ले, तो क्या होगा, स्वपरागण नहीं हो पाएगा। यह युक्ति भी क्या करती है, स्वपरागण को रोकती है। क्या करती है, स्वपरागण को रोकती है। ठीक है, ये कंडीशन हो गई स्वपरागण को रोकने की और परपरागण को करवाने की। सेल्फ इनकॉम्प्लेबिलिटी, स्व असामंजस्य, ये क्या होता है, स्व असामंजस्य, सेल्फ इनकॉम्प्लेबिलिटी, यह एक वंशानुगत प्रक्रम स्वपरागण को रोकने का उपाय है। उसी पुष्प या उसी पादप के अन्य पुष्प से जहां बीजांड के निषेचन को रोकने के लिए पराग अंकुरण या स्थिरीकरण में पराग नलिका वर्तिका को रोकते। मतलब क्या है समझते हैं, जैसे कि ये वर्तिकाग्र है, ठीक है, अवतरण मंच है, ये परागकण आया, परंतु इसके अंदर जेनेटिकली या फिर आनुवंशिक रूप से ऐसे कुछ होगा जिसके कारण क्या होगा, ये इसके अंदर पराग नलिका बना ही नहीं पाएगा, ये अंकुरण हो ही नहीं पाएगा। उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, उस कंडीशन के अंदर होगा उसी पुष्प के अन्य पुष्प में जहां बीजाणु निषेचन को रोकने के लिए पराग अंकुरण या स्त्री के समय पराग नलिका वर्ग को रोक देता है। मतलब पराग नलिका बंद ही नहीं पाएगी, मतलब ये इसको एक्सेप्ट ही नहीं करता कि भाई ये इसका खुद का है इसलिए मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करूंगी। मतलब ये बोल देगा, पहले ही वर्तिका मना कर देगी मैं इसका पराग अंकुरण करूंगी नहीं, पराग नलिका निर्माण ही नहीं होने दूंगी। ठीक है, एक लिंगी पुष्पों का उत्पादन अपन ने पहले पढ़े थे, जिसके अंदर द्विलिंगी, जिसके अंदर नर और मादा पुष्प दोनों पुंकेसर और स्त्रीकेसर उपस्थित होते हैं। अपन क्या करेंगे, इसमें नर एक लिंगी पुष्प का उत्पादन कर देंगे। अगर एक ही पुष्प पर नर एवं मादा दोनों पुष्प उपलब्ध है, जैसे कि एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, अरंडी और मक्का, उभयलिंगाश्री, उभयलिंगाश्री के एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रन और मक्का, इसके अंदर क्या है, नर और मादा दोनों, नर और मादा दोनों यह स्वपरागण को रोकता है, न कि सजात पुष्पी परागण को। ये वाली लाइन क्या है, ये बोल रहा है कि स्वपरागण को तो रोक रहा है पर सजात पुष्पी को नहीं रोक रहा। मतलब कि इसके अंदर नर और मादा, इस प्लांट के अंदर नर और मादा पुष्प तो होंगे परंतु एक ही पुष्प पर नर और मादा नहीं होंगे। अपन ने जो पढ़ा था स्टार्ट में, उसमें एक ही पुष्प के अंदर क्या होता है, जो वर्तिकाग्र है उसी पर ये पुंकेसर है, ठीक है, परंतु ये वाला तो हो गया क्या, इसके अंदर दोनों वर्तिकाग्र और पुंकेसर दोनों एक ही पर है, परंतु अरंड और मक्का में इसमें क्या उभयलिंगाश्री, इसमें पुष्प तो ये उभयलिंगाश्री पुष्प, इसके अंदर क्या है कि मतलब जो पुष्प है वो तो उसके अंदर एक के अंदर वर्तिकाग्र दूसरे के अंदर पुंकेसर, परंतु पादप एक ही है। मतलब एक ही पादप के अंदर दोनों नर और मादा पुष्प उपस्थित होते हैं। आप ऐसे समझो कि जैसे एक पुष्प है, उस पर बहुत सारे फूल लगे हुए हैं, कुछ फूल होंगे वो नर होंगे और कुछ फूल होंगे वो मादा होंगे, उस कंडीशन को बोलते उभयलिंगाश्री, और ये रंडी और मक्का के अंदर होता है। एक लिंगाश्री पादपों में जैसे कि पपीता
नर और मादा भिन्न भिन्न पादपों पर होते हैं पृथक लिंगी, मतलब इसके अंदर पपीते का प्लांट है तो जैसे हम है वैसे ही होगा, मतलब कुछ पादप होंगे वो मेल होंगे, कुछ पादप होगा फीमेल होगा। मतलब यदि पपीते का एक पादप कहीं पर पूरे में एक अकेला पादप यदि पपीता का बो दिया है, उस कंडीशन के अंदर उसके अंदर परागण होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर बाई चांस सिर्फ नर नर है तो उसके उस कंडीशन में क्या होगा, नर है ओनली तो वो मादा उसमें है नहीं तो उसमें परागण होगा ही नहीं, और यदि सिर्फ मादा है उसमें भी नहीं होगा। इसलिए पपीते के बहुत सारे प्लांट एक जगह पर होने चाहिए ताकि नर और मादा दोनों प्लांट हो और उसके अंदर परागण हो पाए। ठीक है, यह परिस्थिति स्वपरागण और सजातपुष्पी परागण दोनों को अवरोधित करती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो पूरे पादप ही अलग अलग होंगे, एक पादप और दूसरा पादप, एक नर होगा और एक मादा होगा। इस कंडीशन में के अंदर क्या होगा, पर परागण होगा। तो ये कंडीशन क्या, स्वपरागण और सजातपुष्पी परागण दोनों को अवरोधित करती है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। यदि आपको पूछे कि सजातपुष्पी परागण किसके अंदर हो सकता है, अरंडी और मक्का के अंदर हो सकता है, क्योंकि इसमें क्या फूल अलग अलग है पर एक ही पादप के अंदर है, तो अरंडी मक्का आपका सजातपुष्पी परागण में उदाहरण हो सकता है। और यदि आपको पूछे पर परागण के लिए तो आपका पपीता उत्तर होगा। पपीता के अंदर सजातपुष्पी और स्वपरागण दोनों नहीं होंगे। ठीक है, पराग स्त्रीकेसर संकर्षण मतलब इंटरेक्शन होगा। इसके अंदर क्या होगा, पोलन और पिस्टल के बीच में आपस में इंटरेक्शन होता है। ठीक है, यह एक प्रक्रिया है जिसमें एक मिनट सॉरी, यह एक प्रक्रिया है जिसमें एक स्त्रीकेसर योग्य या अयोग्य परागण को उसकी रासायनिक घटनाओं के संकर्षण द्वारा पहचानता है। आपको पता है कि हमेशा जो योग्य होता है उसको आगे चुना जाता है। यदि परागकण है, परागकण आ तो गया है वर्तिकाग्र पर क्या ये आगे की प्रक्रिया के लिए लायक है, क्या इसका निषेचन होना चाहिए, यदि हाँ कि नहीं। यदि ये इसके लिए योग्य है तो आगे की प्रोसेस होगी, और यदि वर्तिकाग्र इसको बोल देती है रासायनिक घटकों द्वारा जो चेक होता है उसके द्वारा, यदि ये बोल देती है कि भाई आगे ये उसके लायक नहीं है, उस कंडीशन के अंदर ये अयोग्य परागकण होगा और ये निषेचन नहीं होगा। ठीक है, यदि परागकण सुयोग्य सही प्रकार का है तो स्त्रीकेसर में उसमें स्वीकार कर लेता है तथा परागकण पश्च घटना के लिए प्रोत्साहित करता है। मतलब आगे की प्रोसेस मतलब निषेचन होने की प्रक्रिया शुरू होती है। सुयोग्य परागण में अनुपालन में परागकण वर्तिकाग्र पर जनित होते हैं ताकि एक जनन छिद्र के माध्यम से पराग नलिका उत्पन्न करते हैं। अपन ने पढ़ा था जब परागकण होते हैं उसमें जनन छिद्र होते हैं जहां पर स्पोरोपोलिन नहीं होता है। ठीक है, इससे किसका निर्माण होता है, पराग नलिका का निर्माण होता है। पराग नलिका वर्तिकाग्र या वर्तिका के उत्तकों के माध्यम से वृद्धि करती है और अंडाशय तक पहुंचती है। कैसे, ये वर्तिका है, ये परागकण, ये ऐसे वर्तिका से होते हुए किसके अंदर पहुंचेगी, के अंदर पहुंचेगी। ठीक है, यदि पराग अयोग्य है, इनकॉम्पेटिबल या गलत प्रकार का होता है तो स्त्रीकेसर वर्तिकाग्र पर परागकणों को अंकुरित या वर्तिकाग्र नलिका वृद्धि को रोककर परागकणों को अस्वीकार कर देती है। इनकॉम्पेटिबल मतलब क्या, अयोग्य, इंग्लिश में बोलते हैं इनकॉम्पेटिबल। यदि गलत प्रकार का परागकण है जो अयोग्य है, उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, जो स्त्रीकेसर वर्तिकाग्र है वो परागकण को स्वीकार नहीं करेगा, केमिकली योग्य नहीं मानेगा। उस कंडीशन के अंदर वो जो पराग नलिका है उसका निर्माण नहीं हो पाएगा और ये अयोग्य परागकण माना जाएगा। कुछ पात्र में परागकण को दो कोशिका की स्थिति में एक कायिक कोशिका और एक जन्नी कोशिका अपन ने पढ़ा था। 60% के अंदर क्या होता है, द्विकोशिकीय कायिक कोशिका और जन्नी कोशिका में। इस प्रकार के पादपों में जनन कोशिका विभाजन होता है और
पराग नलिका के वृद्धि के दौरान दो नर युग्मकों का निर्माण करता है। अपने पढ़ा था कि जो 60% होता है उसके अंदर द्विकोशिकीय अवस्था के अंदर परागणों का स्थानांतरण होता है, परंतु कुछ में 40% के अंदर क्या होता है, तीन कोशिका, उसमें क्या होता है जननी कोशिका से नर युग्मक बन जाते हैं। और इसमें जब दो कंडीशन, जो 60% वाली में क्या होता है, जब नलिका का निर्माण होता है उसी समय दो नर युग्मकों की रचना होती है। ठीक है, नेक्स्ट पराग स्त्रीकेसर संकर्षण। जिन पादपों में पराग तीन कोशिकीय स्थिति अभी अपन ने पढ़ लिया है, वैसे लाइन या देख लेते हैं एनसीईआरटी की स्थिति होती है, और पराग नलिका शुरुआत से ही दो नर युग्मकों को ले जाती है। अपन ने परागकण देखा था। कोशिका रे जननी कोशिका, ये क्या करते हैं, दो नर युग्मकों का निर्माण करता है समसूत्री विभाजन द्वारा। कौन सी कंडीशन के अंदर, जिसके अंदर दो कोशिकाएं हैं, जननी कायिक कोशिका और जननी कोशिका। ठीक है, ये नर युग्मक, और ये आगे ट्रांसफर होंगे किसमें, पराग नलिका के द्वारा ओवेरी के अंदर स्थानांतरण होता है। पराग नलिका, पराग नलिका ओवेरी में पहुंचने के पश्चात बीजांड द्वार, माइक्रोपाइलर एंड जिसको बोलते हैं बीजांड द्वार बोलते हैं, के माध्यम से ओव्यूल में प्रविष्ट करती है। आगे डायग्राम देखेंगे। पश्चात तंतु में समुच्चय फिलिपम ऑपरेटस, अपन ने कल वाली क्लास में ये सब पढ़ा था कि जो ये होता है, इसके अंदर ये ऐसे तीन सेल्स होती है और ये फिलिपम ऑपरेटस होता है, ये समुच्चय कोशिका होती है, और इसके सहायता से पराग नलिका है वो इसके अंदर प्रवेश करती है, सिनर्जिक में प्रवेश करती है। सहायक कोशिकाओं में बीजांड द्वारी हिस्से पर उपस्थित तंतुमय संरचना जो होती है, जो पराग नलिकाओं के प्रवेश दिशा निर्देशन करती है, ये वाली जो सेल्स होती है वो इसको दिशा निर्देशन करती है। ऑप्शन में क्वेश्चन आ सकता है कि जो पराग नलिका है उसको दिशा कौन दिखाती है, तो प्रदर्शित करती है, तो वो सिनर्जिड सेल्स होती है, जो वो क्या करती है, इसको दिशा दिखाती है। पादप प्रजनन पराग स्त्रीकेसर संकर्षण में हेरफेर और यहाँ तक कि अयोग्य परागकणों से विकसित संकर जाति भी प्राप्त कर सकते हैं। मतलब कि अपन दूसरे परागकण लेकर उसके अंदर खुद के द्वारा परागकणों को लाकर चेंज करके अपनी चाहे जैसी संतति प्राप्त भी कर सकते हैं। ठीक है, पराग स्त्रीकेसर संकर्षण में यह फसल की उन्नति प्रगतिशीलता कार्यक्रम है, जिसमें क्या किया जाता है कि आपेक्षिक परागकणों का उपयोग करके परागकणों लिए जाते हैं, निम्न तकनीकों का उपयोग किया जाता है। उसके अंदर क्या होता है कि अपन क्या करते हैं, अपने को जो जैसा परागकण, अच्छा परागकण चूज करेंगे, सबसे पहले एक अच्छा सा परागकण लेकर उसके अंदर क्या करेंगे कि जो सबसे अच्छा परागकण है और जो अच्छा प्लांट है, कि अब इसका अपने को उत्पादन है बहुत अच्छा मिलेगा, जैसा चाहिए वैसा मिल रहा है, उसमें अपन क्या करते हैं, उपयुक्त परागकण लेकर उसको वर्तिकाग्र पर खुद से डाल देते हैं और उसी प्रकार से परागण करवाते हैं। ये मतलब अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग अपन यहाँ पर परागण करवा रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर कंडीशन क्या होता है, अपन क्या करते हैं, जो पादप है ऐसे इसके अंदर क्या है, पुंकेसर भी और स्त्रीकेसर भी है। अपन क्या करेंगे, इन पुंकेसरों को कैंची के द्वारा काट देंगे। क्या करेंगे, काट देंगे। अब इस कंडीशन के अंदर क्या हुआ, यहाँ पर पहले पुंकेसर भी था और स्त्रीकेसर भी था। अपन ने यदि पुंकेसर को मैच्योर होने से पहले ही काट दिया तो यहाँ पे क्या होगा, स्वपरागण नहीं हो पाएगा। मतलब
अब यहाँ से परागकण यहाँ से यहाँ नहीं जा पाएंगे, अपन इनको सारे जितने भी पुंकेसर सबको हटा दिया। अब ये पादप कैसा हो गया, जिसके अंदर सिर्फ एक सिंगल वर्तिकाग्र हो गया, एक लिंगी हो गया। ठीक है, आगे समझ में। इसको बोलते हैं विपुंसन। क्या बोलते हैं? विपुंसन। मादा जनन में द्विलिंगी पुष्प कलिका को परागकोशों के प्रस्फुटन से पहले परागकोशों का निष्कासन कर दिया, लत मार के हटा दिया, काट दिया। ठीक है, किससे पहले? प्रस्फुटन से पहले। बाद में करने से कोई मतलब नहीं है, परागकणों के आने से पहले अपन को ये चीज करनी पड़ेगी। इसको बोलते हैं इमेस्कुलेशन, इंग्लिश में बोलते हैं, और हिंदी में बोलते हैं विपुंसन। क्या बोलते हैं? विपुंसन। परागकणों को हटा दिया, वर्तिकाग्र रख दिया। अब क्या करेंगे? इसको बैग कर देंगे, मतलब इसको कवर कर देंगे, वरना कोई दूसरा परागण आकर इस पर गिर जाएगा, इसलिए अपन इसको कवर करना है। बोरा वस्त्रण मतलब बैगिंग, बोरा वस्त्रण बैगिंग। यहाँ क्या होता है? विपुंसन पुष्पों को उपयुक्त आकार की थैली, बटर पेपर, पतले कागज की बनी थैली होती है, उससे क्या करते हैं? ऐसे कवर कर देते हैं, और वर्तिकाग्र है ये, और ऐसे बांध देते हैं। तो क्या ये वर्तिकाग्र को ऐसे क्या है, अब इसके अंदर कोई बाहरी परागण नहीं आ पाएगा, और अंदर से अपन पहले ही हटा दिए। उस कंडीशन में क्या होगा? अब इस पे परागण अपन अपनी मर्जी से करवा सकेंगे, कोई और बाहर परागण भी नहीं आ सकता, और अंदर भी परागण नहीं है। इसके वर्तिकाग्र को अवांछित परागणों से बचाया जा सके। जब बैगिंग वस्त्र पुष्प का वर्तिकाग्र ग्राह्यता को प्राप्त करता है, तब नर अभिभावक से संग्रहित परागकोश में परागकणों को लेकर इस पर छिड़क दिया जाता है। बैग को खोलेंगे, हटाएंगे, कुछ परागकणों को लाकर इस पर रख डालेंगे, और इसको वापस बैग कर देंगे, ताकि क्या, जो ये अपन ने जो परागकण चूज किए थे, सेलेक्ट किए थे, वही परागण आकर इसको परागित कर पाएंगे। ठीक है, उस पुष्प को पुनः आवृत करके फल विकसित होने के लिए छोड़ दिया जाता है। ठीक है, इसके अंदर क्या किया अपन ने? पहले क्या किया? विपुंसन में क्या किया अपन ने? जो पुंकेसर थे उसको काट दिया, काट के हटा दिया, फेंक दिया। अब उसके अंदर ओनली क्या बचा? स्त्री केसर। ठीक है, स्त्री केसर ही बचा। उस कंडीशन में अब क्या किया? परागकण जो अपन ने सिलेक्ट किए थे, जो अपन ने स्टोर करके रखे थे, उन्हीं परागकणों को लाकर बैग खोला, इसके ऊपर डाला, और वापस बैग कर दिया। वापस बैग क्योंकि दूसरे परागकण भी आ सकते हैं, इसलिए पहले भी पराग बैग करके रखना पड़ता है। एक लिंगी पुष्पों के लिए विपुंसन की आवश्यकता नहीं होती है पहले से ही। जब वो एक लिंगी है, या तो मेल है या फीमेल है, उस कंडीशन में क्या ही काटोगे? तो जब पहले से ही वो नर या मादा पुष्प अलग अलग है, उस कंडीशन में तो अपने को विपुंसन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पुष्पों को खिलने से पूर्व मादा पुष्प को आवृत कर लेते हैं। मादा पुष्प होते हैं, उनको खिलने से पहले आवृत कर देंगे। जब वर्तिकाग्र मतलब स्वाद्य बन जाता है, मतलब परिपक्व हो जाता है, उस कंडीशन में तब अपेक्षित जो पराग है अपन ने सेलेक्ट किया, तो द्वारा परागण करके पुष्प को पुनः आवृत रीबैगिंग कर देते हैं। पहले बैग करते हैं, फिर हटाकर फिर वापस बैग कर देते हैं। ये आ जाता है डबल फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है। तो आज अपन ने क्या क्या पढ़ा? आज अपन ने सबसे पहले स्टार्ट किया था परागण। उसके अंदर अपन ने क्या पढ़ा? उसके अंदर अपन ने पढ़ा कि कैसे अजैविक कारकों के द्वारा अपन अजैविक कारकों के द्वारा परागण करवाते हैं, जिसमें अपन वायु और कीट। स्लाइड पे चल लेते हैं। हाँ, अजैविक कारकों के द्वारा अपन वायु और पानी, ठीक है, उनके बारे में पढ़ा, कैसे और इसके परागण कैसे होते हैं, कैसे स्थानांतरण होता है इसका, ठीक है, पुष्प कैसा होता है, ठीक है, वो सारी चीजें अपन ने पढ़े, एग्जाम्पल पढ़े। और इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल था घास, घास के अंदर इसका स्थानांतरण होता है। ठीक है, ये चीज पढ़ ली अपन ने। उसके बाद में अपन ने देखा कैसा परागण होते हैं, चिपचिपे, हल्के, और कैसे स्थानांतरण होता है, वो सब अपन ने पढ़ा। उसके बाद में अपन ने पढ़ा पानी के द्वारा, पानी बहुत कम मात्रा में पाया जाता है ये परागण, क्योंकि ये बहुत दुर्लभ है। और ये कुछ ही चीजों में जरूरी नहीं है कि जितने भी पानी वाले पादप है उसके अंदर ये परागण उपस्थित हो, ओनली कुछ पादपों में ये पाया जाता है। और निम्न पादपों में जैसे ब्रायोफाइटा, टेरिफाइटा में भी ये चीज पाई जाती है। वेलिस्नेरिया के अंदर ये जो डायग्राम दिया हुआ, वेलिस्नेरिया में कैसे मादा पुष्प होता है और उसके अंदर वर्तिकाग्र सतह पर आ जाता है नर पुष्प, और परागण हो जाता है। और कुछ ऐसे
एग्जाम्पल भी आप देखेंगे, जो जैसे वाटर लिली और हाइसिंथ है उसके अंदर जलीय पादप है, परंतु उसके अंदर कीटों और वायु द्वारा परागण होता है। ठीक है, और इसके जो परागण होता है जल वाला, वो उसमें श्लेष्म द्वारा आवरण द्वारा घिरा हुआ रहता है पानी के अंदर, ताकि खराब ना हो। ठीक है, उसके बाद में अपन ने पढ़ा जीवी कारकों द्वारा कैसे कीटों के द्वारा परागण होता है। खाली सिर्फ कीटों के द्वारा ही नहीं, अपन ने देखा मधुमक्खी, भौरे, तितलियां, चींटियां और बंदर, लिमर वगैरह बहुत से ऐसे गिलहरियां वगैरह, छिपकलियां, इन सब के द्वारा परागण हो सकता है। ठीक है, और इस कंडीशन के अंदर क्या होगा कि परागण होगा, वो जो पुष्प होगा वो क्या होगा, रंगीन होगा, उसके अंदर मकरंद होगा, उसके अंदर सुगंध होगा, ताकि वो किसी भी कीट वगैरह को आकर्षित कर सके। ठीक है, चिपचिपे होते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, और गंध युक्त होते हैं, मकरंद होता है ताकि वो उसको पुरस्कार दे सके। परंतु कुछ ऐसे परागणकारी भी होते हैं, वो क्या करते हैं कि मकरंद तो ले लेते हैं परंतु परागण नहीं करते हैं। उसके बाद में अपन आउट ब्रीडिंग पढ़ा। आउट ब्रीडिंग के अंदर अपन ने क्या पढ़ा, आउट ब्रीडिंग के अंदर अपन ने पढ़ा कि कैसे जो बाह्य परागण है, जो उभयलिंगी पुष्प है, तो उसके अंदर बार बार स्वपरागण हो रहा है, परंतु अपने को स्वपरागण नहीं चाहिए, क्योंकि अवसाधन हो रहा है, प्रोडक्शन घट गया है, इसलिए अपने को पर परागण करवाना। इस कंडीशन को बोलते हैं आउट ब्रीडिंग। अपन की अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, परागणों को सिलेक्ट करके और उसके अकॉर्डिंग उत्पन्न करना चाहते हैं। इसलिए अपन क्या, सबसे पहले तो स्वपरागण को रोकने के लिए क्या कौन सी कंडीशन होनी चाहिए, एक तो समकालिकता जो होती है स्वपरागण के लिए, वो नहीं होनी चाहिए। दूसरा, वर्तिकाग्र में और परागकोश जो पास पास में होते हैं वो नहीं होंगे, उस कंडीशन में हो सकता है। उसके बाद में क्या हो जाता है, स्व असामंजस्य, मतलब जो खुद के पोलन है वर्तिकाग्र है उसको एक्सेप्ट ही ना करे, उस कंडीशन के अंदर नहीं हो पाएगा। या फिर एक लिंगी पुष्प हो, जो मतलब नर और पादा सेम, या तो सेम पादप पर ना हो, या फिर दोनों अलग अलग पादप हो, या फिर एक ही पादप पर हो तो पुष्प और जो दोनों पुष्प अलग अलग हो, तो उस कंडीशन के अंदर सजात तो होगा पर स्व नहीं होगा। और यदि पुष्प भी अलग अलग तो उसके अंदर पर परागण होगा, स्व परागण, और सजात पुष्पी परागण नहीं हो पाएगा। ठीक है, उसके बाद में अपन ने देखा ये पराग और स्थितिकेसर आकर्षण कैसे होता है, मतलब परागण वर्तिकाग्र पर आकर गिरता है, उसके अंदर कैसे वो चेक करता है कि ये उसके लायक है या नहीं है, कैसे परागणों का उत्पन्न होना है कि नहीं होना है, रासायनिक रूप द्वारा उसके अंदर चेक करता है। ठीक है, और जो योग्य है उसके अंदर पोलन नलिका का निर्माण होता है, जो योग्य नहीं है उसको निष्कासित कर देता है। और इसके बाद में क्या होता है कि जो परागकण है उसके अंदर दो सेल्स होती है, कायिक और जन्नी कोशिका। जन्नी कोशिका से दो नर युग्मक बनते हैं और वो आगे ट्रांसफर होते हैं। उसके बाद में अपन ने पढ़ा कैसे अपन अपने द्वारा जो पुष्प है जिसके अंदर वर्तिकाग्र और पुंकेसर दोनों उपस्थित है, उस कंडीशन के अंदर जो एक लिंगी नहीं है पुष्प, एक लिंगी वाले के अंदर तो वैसे भी कंडीशन है कि वर्तिकाग्र और पुष्प अलग अलग होंगे, परंतु जो बेलिंगी पुष्प है उसके अंदर क्या होगा कि नर और मादा दोनों उपस्थित है। उस कंडीशन में अपन पुंकेसर को काट देंगे और उसके बाद उसको बैग लगा देंगे, जिसको इमेस्कुलेशन और बैगिंग प्रोसेस बोलते हैं। आप जेनेटिक्स में इस प्रोसेस को आगे वापस देखेंगे। ठीक है, जो मेंडल ने किया था उस कंडीशन में। इस प्रकार से अपन क्या अपनी मर्जी के परागकणों को लेकर इसमें क्या करते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं और बाद में वापस बैग कर देते हैं और फल का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, ये बैगिंग। और इसके बाद में आता है डबल फर्टिलाइजेशन, जो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर अपना होगा डबल फर्टिलाइजेशन, और उसके बाद में फर्टिलाइजेशन के बाद में निषेचन, पश्च घटनाएं, बीज और फल, ये टॉपिक बचे हैं। और थोड़ा बहुत टॉपिक 2-3 लेक्चर के अंदर अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।